अब देखिए माधवी जी, जुम्मा जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स हैं, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2-2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार, ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार फिर वो 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे। वो हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। माधवी जी, ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो गरीब के लिए, मजलूम के लिए काम कर रहे हैं। और उनके भाषण सुनता हूँ, वो कहते हैं कि गरीब की आंख का आंसू, हैदराबाद के लोगों का, वो मेरी आंख का आंसू है। साहब मुझे पता था रजत साहब आपको बहुत अच्छा, बड़ी नरम दिल है उनके तरफ से। हाँ, तो इसीलिए मैंने प्रिपेयर करके प्रूफ्स के साथ आपके सामने आ गई। साहब ये लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये दिखाते हैं, जैगुआर लैंड रोवर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर TS09CFTR1174 टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इसमें लिखा हुआ है, जिसमें असदुद्दीन जी का नाम लिखा हुआ है इन द ब्रैकेट। कहानी सिर्फ शुरू हो रही है, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। ये अंडर रजिस्ट्रेशन आप देखिए, किंग्स रेडियो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यही गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब और एक बात दिखाएंगे आपको फटाफट। ये है वो किंग्स जिन पे आईटी राइड्स हुए घर पे, हैदराबाद बेस्ड रियल एस्टेट फर्म के लोग हैं ये लोग, जिन पे ईडी राइड हुआ है। और स्वयं इनकम टैक्स कहती है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सस्पेक्ट दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड मनी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू बिजनेसमैन। यही इनके ऊपर शेल ट्रांजैक्शंस अंडर विजिल हुआ है। साफ साफ यहां कहते हैं, शाहनवाज ऑफ फलकनुमा इज द बिजनेसमैन हु हैज फ्लोटेड किंग रेडियो एग्जिम, जिनका नाम आरटीए में अपना रोड ट्रांसपोर्ट उसमें जागवार के लिए है। वही गाड़ी असदुद्दीन जी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं, ये मेरा गाड़ी है। आपने लिंक समझ लिया है। अब यही किंग्स कॉलोनी लेआउट के शास्त्रीपुरम में पूरा किंग्स लेआउट किए थे यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं। और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। और यही असद जी इलेक्शन कमीशन को 2017 और 2018 में सबमिट करते हैं। साहब हमारा साल का कमाई सिर्फ 10 लाख है साहब, लेकिन वही असद जी 2018 में बेटी का शानदार एंगेजमेंट करते हैं 6 करोड़ लगाकर। अब बताइए तो सही, 6 करोड़ रुपए एंगेजमेंट। हाँ जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। ये देखिए रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है साहब 6 करोड़ खर्चा करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द फैमिली हैज स्पेंट 6 करोड़ ऑन दिस इवेंट एंड ओनली 1.25 करोड़ स्पेंट ऑन इंपोर्टेड दुबई गोल्ड प्लेटेड प्लेट्स विथ 450 टाइप्स ऑफ फूड। अब कहानी यहां पर नहीं रुकती है साहब, आगे बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर इलियास शमशी जो बहुत एक रिफॉर्मिस्ट है, ऐसे कि नहीं कि मुसलमान में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये फ्रंट ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और ये कहते हैं, असद साहब यू ऑफ्टन हैव मेंशन्ड इन योर स्पीचेस, जाओ पढ़ो शहजादे जन्नत की शादी कैसी होती है।
अब इनके स्पीचेस में ये कहते हैं कि ईरानी चाय पर एक बिस्किट देकर शादी करना चाहिए। अब खुद की बेटी के लिए शादी भी नहीं, निकाह भी नहीं है, वो एंगेजमेंट है। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट कुरान अंडर मोहम्मद प्रॉफिट has never encouraged engagements. There is no a process called engagement. नहीं साहब, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, एक मिनट। आपने नहीं बोला ना, स्वयं शेरनी को ला लिए हैं, तो शेरनी कहाँ बोलने देगी आपको? Therefore, it is being felt as if now not possible to draw this community out of poverty, because this is a fitna, and fitna is that one rich person spends lavishly and everyone else starts to imitate him casually. Those who do not have money, जिनके पास पैसे नहीं है, choose sources like begging, theft, corruption, or even selling out their assets. लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। साहब, कभी आपने जाकर उनके रजिस्टर्स देखा है कितने गरीबों को फ्री में दिया है? वो लोग बोल रहे, आप सुन ले रहे। कभी आपने जांच पड़ताल की है? साहब, मेरे पास एक बंदा आया था, एक मुसलमान बच्चा, क्योंकि मैं जब चैरिटी काम करती हूँ तो मेरे पास आकर बात करते हैं। तो वो बच्चा मेरे पास आकर, मुझे नहीं पता था उनके बैकग्राउंड, वो हैदराबादी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है हम किसी के नाम लेते हैं। तो जब बच्चा मेरे पास आया, बहुत उदास था, तो मैं बोली क्या बात है रे, क्या हाल है, क्यों ऐसा है तू? तो मेरे मेडिकल कैंप्स को मदद करता था बच्चा। तो बोले क्या करूँ माँ, मेरा तो अभी ये फाइनल ईयर है MBBS का, ख़त्म हो जाएगा तो मुझे आगे पढ़ना है। मैंने बोला कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो विरिंची हॉस्पिटल्स है, हम DN भी देते हैं बच्चों को, तो अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लो, हम कार्डियोलॉजी में आपको सीट दिलवा देंगे। तो बोले बस इतनी आसान? मैं बोले आप पसमंदा से आते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है साहब, आप देश के लिए कुछ करो, बनो, आई विल गिव यू सीट। देन ही हैपन टू टेल मी, इतनी आसान होता है किसी को अपना हॉस्पिटल रख के किसी को मदद करना? मैं बोली हाँ। तो बोले आपको मैं तब एक कहानी समझाता हूँ, सुनिए आप। बोला क्या? जब वो मेडिसिन सीट पढ़ना चाह रहा था, वो अपने अब्बू के साथ असद जी के पास गए और बोले असद जी, बड़े भाई मुझे मेडिकल सीट दिला दीजिए, मैंने MSET पास किया है लेकिन बहुत बड़े नंबर से पास किया है, मुझे गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलेगा, आपके डेक्कन मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट दे दीजिए। तो उसने बताया कि 60-70 लाख होगा। तो उन्हें बोले उतना नहीं दे सकता साहब, 31-40 तक मैंने अरेंज कर लिया, तेरे को कहीं को रहे पढ़ाई MBBS का, तो जा शॉप खोल के शॉप में बैठ के काम कर ले। तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ हैदराबाद। क्या करे साहब, असद भाई के दो तरीके, आप बोले ना पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, 2 टाइप्स साहब, असल तो 2 टाइप्स असद भाई हैं, जो बाहर उनके आप उर्दू स्पीचेस को अगर कोई भी थोड़ा भी मेहनत कर उनके उर्दू स्पीचेस को ही सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप बताइए कौन से बढ़िया पार्लियामेंटेरियन है वो। जब से आपने इस तरह की बातें उनके बारे में कहनी शुरू की हैं, मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता, असद भाई लापता। रजत साहब, ये तो मेरा कैंपेनिंग के लिए बहुत बढ़िया स्लोगन बन जाएगी, है नहीं बात सही? आप थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल स्लोगन, वील यूज इट फॉर आवर कैंपेनिंग, थैंक यू। लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब उनके RNA DNA में है साहब ये। आप क्यों सिर्फ असद भाई को सिर्फ क्यों आप ऐसे इल्ज़ाम दे रहे हैं उनको? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। मैं आपको बताती हूँ, उनके दादाजी अब्दुल वहीद दादाजी जो है, he was arrested on May 14th, 1958 under the orders issued by the Hyderabad police a day earlier under section 3(1) with the subsection 2 of the Prevention Detention Act 1950. The police booked Abdul Wahid Owaisi for rousing or attempting to rouse communal passions and attempting to create panic, resentment or hatred
in the minds of Muslims against the state and the non-Muslims as disclosed by speeches made by him in public meeting. Date और तारीख तक है 5th, 12th, 23rd and 24th October 1957, 15th November 1957 and January 9th. ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है साहब, यह कहानी थोड़ी आगे भी बढ़ती है. अब इनके वारिस अकबरुद्दीन जी ये कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रईयों और मुसलमानों की जमात है. ये हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीने को पेश करने वाले रजाकार है. वैसे तो अकबरुद्दीन ने 2-3 गोलियां खाई है, लेकिन हमारे दादा पर दादा तो हिंदुस्तान के तोपों के सामना की है. अभी भी वो मजलिस है और रहेगा. क्या बात है ये. और इमीडिएट अकबरुद्दीन भाई कहते हैं, रजाकार पाकिस्तान भाग गए, वफादार यहां रह गए. तो कासिम नजवी के वफादार रह गए यहां पर. बताइए साहब, किसके वफादार रह गए यहां पर, किसके वफादार रह गए यहां पर, जो कहते हैं ये लोग अकबरुद्दीन जी कि हम रजाकार हैं. लोगों को आंखें खोलना पड़ेगा. वैसे साहब, आपकी तकरीरें मैंने सुनी हैं, ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा. नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा का बात हो रही है. नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, 3 सीट में लड़ रहा हूं और ये बोलना कि मेरी वजह से मोदी बीजेपी जीत रही, गलत है. हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मजबूत करिए ताकि भारत की राजनीति में आपकी आवाज़ हो, आपकी मसाइल को कोई सुन सके. तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं. मैं डरा नहीं रहा हूं. आप डरा रहे हैं. आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है. 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में. बिल्कुल, ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है. मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया. खबरस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया. वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए. बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को, 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया. क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी. और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको. वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं. वो तो आप खुद ही बता रहे थे, वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं. चुनाव के दौरान कुछ नहीं. मुख्तार अब्बास नकवी उनके लीडर हैं, वो कुछ फिगर्स बता रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% है. जो आवास योजना है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 31.3% मुसलमानों को दिए. 33% किसान सम्मान निधि मिला. 36% बेनिफिशरीज हैं मुसलमान मुद्रा योजना के. मैंने यूपी में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई देख लीजिए. सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आरटीआई में डाला तो आप रिप्लाई नहीं देते आप. अच्छा, यूपी की आप बात करते हैं. अरे भाई, यूपी में आपने इलाहाबाद में घर है महिला के नाम पर, आपने पति को नोटिस देकर घर को डेमोलिश कर दिया. क्यों डेमोलिश किया? क्योंकि CAA का प्रोटेस्ट किया आपने. ये कोई इंसाफ है? बताइए आप. यूपी की आप मिसाल दे रहे हैं. सुनिए, यूं थाली मारने के. यूपी में हथकड़ी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, हथकड़ी में, उसमें एक MP भी है, प्रिजनर है, पुलिस की कस्टडी में आकर गोली मार देता है और बोलता है यूपी में सब कुशल मंगल है. ये कैसा होगा? अब ये तो बात योगी आदित्यनाथ कहते ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो हाँ, गया. तो लॉ एंड ऑर्डर यही है कि हम गोली मारो, बुलडोजर चला दो. ये तो रूल ऑफ लॉ के तहत तो नहीं है ना. अगर कल आप सत्ता से दूर हो गए, और होंगे दूर आप, पावर इटर्नल नहीं है. पावर इंदिरा गांधी के पास नहीं रहा, नेहरू जी के पास नहीं रहा. सब हम आम दुनिया में मुसाफिर हैं. आज यहां बैठे हैं, वो क्या शेर है राहत इंदौरी का, वो शेर तो यही है ना कि भाई हम सब किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है हमारा, हम सब चले जाएंगे. जिस दिन सत्ता आपके पास से चले जाएगी, कल वही आपसे कोई करेगा तो क्या करेंगे आप बताइए. हम वही तो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करो.
कोई ऐसा गलत काम मत करो जो आप उसका एक प्रेसिडेंट बना देंगे। आप तो वही कर रहे हैं। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर, आप सबको गोलियां मारेंगे, जो छोटा छोटा क्राइम होगा उसको पैर में गोली मारकर मीडिया के सामने लाते हैं कि फुला जगह था ये क्राइम के, हमने गोली मार दी उसको। ये गोली मारने से क्या होगा? आप देश को गोली से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे? ये तो नहीं होगा ना। आप बुलडोजर चला रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। मैंने कितने घर तोड़ दिए आपने, हिसाब ही नहीं है सबके। जो कुछ किया उसका असर यूपी में जनता को राहत मिली या नहीं मिली, ये मैं पूछ। नहीं, ये देखिए, ये जो खामोशी है ना, ये खबरस्तान की और शमशान घाट की खामोशी है। ये खामोशी ठीक नहीं है। इत्मीनान की खामोशी अलग है, शमशान और खबरस्तान की खामोशी अलग है। ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, इसको आप समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि ये बड़ा सन्नाटा है। भाई, सन्नाटे की भी आवाज है, वो सन्नाटा ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं आपको यूपी के फिगर्स बताता हूं। वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यूपी के कुंवर बासित अली स्टेट प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, उन्होंने कहा कि 46 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर उत्तर प्रदेश में मिले, जिसमें से 18.5 18.5 लाख बेनिफिशरीज मुस्लिम्स हैं। कोई भेदभाव नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर कहें तो उन्होंने एक शाहजहांपुर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर 760 घर बने हैं, जिसमें से 524 मुसलमानों को दिए हैं, 70%। नहीं तो आप दिए हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? मेरा वही टैक्स पेयर है, देश का पैसा है। कोई योगी जी का घर का पैसा है क्या? उनका घर का तो पैसा नहीं है, देश का पैसा है। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें रखी गई हैं, तो आपको करना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और ओवैसी साहब कहते हैं कि दाढ़ी टोपी देख के उसको लोग मारने लगते हैं। बिल्कुल मार रहे हैं। आपकी कस्टडी में 2 लोगों को आप मार दिए। कोई महीना, हर महीने में 2 लोगों को गोली मारते हैं आप। हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं बुलडोजर से। उसके बारे में बात करिए। क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जा कर रहे हैं? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ये भी तो बताइए। और कितना बजट है माइनॉरिटीज का, वो भी बता दीजिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, मदरसे के टीचरों को आपने तनख्वाह देना क्यों बंद कर दी? जब देश के सामने आपने कहा कि मदरसे फुला होता है। भाई, जब उन मदरसों में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, आपने क्यों बंद कर दिया उन लोगों को? आप बोले हम देंगे नहीं। हलाल का मसला आपने क्यों उठाया वहां पर? क्यों उठाया हलाल का मसला आपने? गैर जरूरी को उठाया आपने वहां पर, और इंक्वायरी करा दी आपने एसटीएफ लगाकर। नहीं कराना चाहिए था। क्यों कराए भाई? आप इसमें देखिए, इशू क्रिएट करना, और कोई इशू है ही नहीं, आप इशू क्रिएट कर दिए। वहाँ लोगों को ये भी कहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो उनको वोट देगा उसको बीफ मिलेगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया है, हमसे भी अच्छा। बीफ ईटिंग, इकोनॉमिक टाइम्स पॉलिटिक्स में डालते हैं, बीफ ईटिंग में बी बैंड if MIM not voted in Hyderabad। असदुद्दीन ओवैसी, वो खुद मुसलमान की जिंदगी इतना छोटा बना दिया साहब कि मैनिफेस्टो में क्या, आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को सुनते हुए देखा कि भाई आपको चिकन खाने नहीं देंगे अगर आप हमको वोट नहीं देंगे, आपको कैडबरी खाने नहीं देंगे लोग तो मुझे वोट दीजिए। 40 साल से एक बैरिस्टर का यह स्टेटमेंट फॉर वोट इज अ मैनिफेस्टो। आई वुड रादर से हम ट्रिपल तलाक निकलवा देंगे, हम लड़कियों को अपने मैके में बराबर हक देंगे, हम मद्रासों में आर्टिकल 30 के तहत हम अंग्रेज पढ़ाई देंगे, हम मोहल्लों को साफ करवाएंगे, हम आईटी हब एस्टैब्लिश करेंगे, हम हिंदू मुसलमान के साथ रहेंगे, हम दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम एससी एसटी के साथ रहेंगे। साहब वो तो रहना चाहिए ना साहब। अब ये मेरा इल्जाम ठीक है, आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, दारुल इफ्ता जामिया निजामिया, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज द राइट्स टू कम अप विथ फतवा। साहब अब फतवा तो हम नहीं निकालते साहब, फतवा तो ये लोग निकालते हैं। ये फतवे के हिसाब से ये कहता है अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश अगर लीगली कहता है कि ये पर्टिकुलर जानवर को अब नहीं खाना चाहिए, यानी कि इस भारत देश कहता है आप गाय को मत खाइए, तो आपको वो जानवर को छोड़कर बाकी का खा सकते हैं, आप गाय को नहीं खाना चाहिए। एंड इज ही अ बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? इज ही who even doesn't follow fatwa and who tells, provokes Muslims
नॉट फॉर देयर डेवलपमेंट। उनकी बढ़ोतरी पढ़ाई में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी अच्छे घर बनाने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियों के 21 साल शादी होने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी किसी में नहीं है साहब, बीफ खाने में है साहब, फतवा को अगेंस्ट जाकर। अब देखिए साहब ये वाला सफेद टोपी डालकर, मूछी मुंडवाकर, छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। मोदी जी ने तो आपकी अदालत में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। मोदी जी हमारे हाथ में कुछ रखे ही नहीं है, हमारा घर ही छीन लिए, मस्जिदों को छीन रहे हैं, शनाख्त को छीन रहे हैं। वो तो मैंने, मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं माशाल्लाह से, वो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाई आप अगर एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर दे रहे तो आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th क्लास से क्यों की? आपको क्लास 5, 3, 6 से करना चाहिए था। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन क्यों बंद किया जिसमें लोग पीएचडी करते? आपने क्यों बंद किया उसको? भाई आप जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूं ना, आपने मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप को कम कर दिया। 2021-22 का जो बजट था उसमें से खाली 22% खर्च हुआ। बताऊं मैं आपको, ये पार्लियामेंट का डेटा उठाकर देख लीजिए आप। तो पॉपुलेशन, आप मुतमईन रहिए मेरी बहन के मुसलमानों का पॉपुलेशन 18.9 पे रुक जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और हिंदुओं और मुसलमानों में 80 करोड़ का फर्क है, रहेगा बराबर हो, फिक्र मत करिए। ये बीजेपी आरएसएस की बातों में मत जाइए। इनको ये अगर आपको बोलेंगे देखो भाई भैंस उड़ रही, तो यकीन मत करिए उनका। वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो इस्लाम के कारण जनसंख्या कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उसमें बिलीव नहीं करते, सबसे इसलिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा झूठ है ये। कॉन्ट्रसेप्शन का जो इस्तेमाल हुआ है, मैं वो भी डेटा दे रहा हूं, 92-93 में मुसलमान लोग 27.7 कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते थे। 2019 में 60.2% मुसलमान कॉन्ट्रसेप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और इसमें हिंदू भाइयों में, हिंदू धर्म में भी बड़ा भी आई है। 41 थे 92 में, वो बढ़ के 67.9 हो गया। अच्छा, अब आपको मुस्लिम मर्द के खिलाफ बड़ा ये लोग बोलते हैं। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रसेप्शन मर्द जो इस्तेमाल करते भारत में मुसलमान है 34.10, और हमारे हिंदू मर्द जो है 34.10। हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि वही माने जो बच्चे कम पैदा, जो फैमिली प्लानिंग करेगा वो देश के हित में होगा, वफादार होगा। सबसे बड़े वफादार आप हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं क्यों 75% आप लोग फैमिली प्लानिंग करते, 45% मुसलमान, 50% हिंदू करता है। नहीं, तो ये बता रहा हूं ना कि ये गवर्नमेंट का डेटा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। इसलिए बीजेपी जो एक माहौल पैदा करती है, आरएसएस, संघ परिवार, कि भाई ये लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, स्पेसिंग करते हैं। इस्लाम में आपको ये कहा गया आप अपने टाइम से बच्चे पैदा करिए, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं, बावजूद उसके इस्लाम इजाजत नहीं था। 20% मुस्लिम महिलाओं ने फैमिली प्लानिंग कराया, 20%। ये आपको बोलते नहीं है डेटा ये। और मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे रॉन्ग प्रूफ करिए आप, और फिर आ जाएंगे आपके दाल कठहरे में अगर रजिस्टर मतलब बुलाए तो। ये मेरे लिए ऑनर है कि उन्होंने मुझे 2 मरतबा बुलाया। जब दाढ़ी उतनी वाइट नहीं थी, अब वाइट होगी, फिर भी उन्होंने बुला लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं।